हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का अध्याय तीसरा यानी गणित का अध्याय तीसरा, जिसका शीर्षक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 4 पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर आज हम लोग इस अध्याय से जुड़े एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसका नाम है डिस्टेंस। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इसके पिछला वाला वीडियो यानी इस अध्याय का भाग 3 देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि वहाँ पे लास्ट में हमने एक टॉपिक के बारे में चर्चा किया था जिसका नाम था क्वाड्रेंट्स। ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो टॉपिक क्वाड्रेंट्स है, जिसे हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है। इनफैक्ट सिर्फ आज ही के टॉपिक में नहीं, बल्कि जो इसके बाद भी हमारा जो वीडियो आएगा यानी इस अध्याय का जो हमारा भाग 5 भी आएगा, उसमें भी यह टॉपिक बहुत ही यूज होने वाला है। यानी कि यह टॉपिक जो क्वाड्रेंट्स है हमारा, जिसे हमने इसके पिछले वाले वीडियो में थोड़े से इंटरवल में ख़त्म कर दिया था। हालांकि वो आपके लिए जितना ज़रूरी था हमने आपको बता दिया था, एनसीईआरटी में उतना ही दिया था, लेकिन उतना ही पोर्शन आपको बहुत ही हेल्प करेगा आज के और इसके आने वाली वीडियो को समझने के लिए। तो यदि आप वो वीडियो अब तक नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो यहाँ पे देख के आओ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले डिस्टेंस के बारे में। कि डिस्टेंस डिस्टेंस कहने का तात्पर्य है कि हमने आपको पिछले वीडियो यानी कि भाग 4 में 3-4 में आपको कार्तीय तल के बारे में बताया था, जहाँ पे हमने आपको यह भी एक वर्ड सिखाया था, यह भी एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इस तल में, इस कार्तीय तल में इस प्रकार का यानी क्रमबद्ध युग्म में जो संख्याएं होती है, जो इस प्रकार की संख्याएं जो लिखी जाती है, इस प्रकार का जो संख्या लिखी जाती है, इस प्रकार की संख्याएं को हम लोग इस कार्तीय तल में दर्शाते हैं। लेकिन यदि आप इसी संख्या को यानी कि ये जो हमारा अभी हमने बताया, ये जो क्रमबद्ध युग्म वाली जो संख्याएं होती है, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, यदि आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो संख्या आया है ये गणित में कहीं नया नहीं है। हम लोग अपने पिछले नॉलेज से ही इस संख्या को बना दिए, इस क्रमबद्ध युग्म को बनाया है। कैसे? आप देखिए, क्रमबद्ध युग्म में जितनी जो दोनों संख्याएं यूज हो रही है वो दोनों क्या है? रियल नंबर है। और हम लोग क्या जानते हैं कि रियल नंबर कभी भी काउंटेबल नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है। और आप इसको इस रियल नंबर लाइन से भी देख सकते हैं कि हम जब भी रियल नंबर लाइन बनाते हैं तो हम दोनों तरफ ये एरो लास्ट में ज़रूर बनाते हैं। ये एरो हमें क्या दर्शाता है कि यहाँ पे जो हम लोग संख्याएं लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। आप यदि लास्ट में 10,000 भी लिखते हो तो 1,000 भी लिखते हो, 12,000 भी लिखते हो, तो इसके आगे भी कोई ना कोई संख्या होगी ही। यानी कि ये एरो में क्या दर्शाता है कि हमारा जो रियल नंबर है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, वो इनफाइनाइट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि हमारा रियल नंबर इनफाइनाइट होता है, और ये जो अभी हम लोग यहाँ पे सीखे एक नया क्रमबद्ध युग्म के बारे में, ये भी तो हमारा रियल नंबर से ही बना है। 2 क्या है? रियल नंबर। 3 क्या है? रियल नंबर। यानी कि चूंकि ये रियल नंबर से बना है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों संख्याएं भी इनफाइनाइट लिखी जा सकती है। 2, 3 है, इसका भी कोई एंडिंग नहीं है कि लास्ट संख्या यहीं तक लिखाएगा। ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लिखा जा सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रमबद्ध युग्म बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने बना दिया 20, 1000 का बना दिया, फिर बना दिया 5000 का बना दिया, फिर 7000 का बना दिया। यानी हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, इसका कोई काउंटिंग नहीं है कि हम लोग मेनली बस इतना ही बना सकते हैं। ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग क्रमबद्ध युग्म बना सकते हैं। तो यानी कि इस कॉन्सेप्ट से हम ये भी सीख सकते हैं कि ये जो कार्तीय तल है, इस पे यहाँ पे कहीं भी आप पॉइंट कर दीजिए, कहीं भी कुछ भी ऐसा पॉइंट कर दीजिए, वो पॉइंट, हर पॉइंट अपने आप में एक क्रमबद्ध युग्म को दर्शाएगा, एक क्रमबद्ध युग्म के बारे में बताएगा, उसकी लोकेशन के बारे में बताएगा। अब यदि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं,
मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब यदि मैं सवाल पूछूं कि ये जो ग्रीन कलर का आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट का आप डिस्टेंस बताइए। मैं मेनली बस इतना ही आपको एक मोटा मोटी ये रफ लैंग्वेज में बोलता हूँ, या कहिए ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि आप इस जो ग्रीन कलर का जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वो अभी हमने सीखा कि यहाँ पे कार्तीय तल पे जितना भी पॉइंट होता है, जितना भी आप कुछ भी यहाँ पे कर दीजिए, जो भी होगा वो अपने आप में किसी न किसी क्रमबद्ध युग्म को दर्शाएगा ही। तो यदि मैं पूछूँ ये वाला जो ये ग्रीन कलर का जो पॉइंट है, जो भी वो क्रमबद्ध युग्म को दर्शा रहा है, उसका डिस्टेंस आप मुझे बताइए। तो आप कैसे निकालोगे? इसे आप थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम हेल्प लेते हैं इस रियल नंबर लाइन का। यदि मैं इसी क्वेश्चन को जो भी मैंने पूछा इसमें अप्लाई करूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका जवाब बिल्कुल सही दोगे। यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन को उतना डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अभी देख लीजिए। यदि मैं आपको इसी स्क्रीन से क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे इस 2 का डिस्टेंस बताइए कि 2 कितने दूरी पर है, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर अपने कॉपी पे लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा। यदि आपने इसका जवाब लिखा होगा और आपने लिखा होगा तो आपने बताया होगा कि जो 2 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 ही है। यदि मैं पूछूं 1 कितने दूरी पे है, तो वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। ये सब आप कहाँ से निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो? हमने सीखा था जब हम लोग रियल नंबर लाइन पढ़ रहे थे कि जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं किसी भी संख्या का, तो वो हम लोग कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? इस जीरो से। यानी जीरो को हम लोग रेफरेंस वैल्यू मानते हैं और इसी के अनुसार, इसी को रेफरेंस लेते हुए हम सभी संख्याओं का यहाँ पे डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस को नापते हैं। यानी कि जो भी मैंने पूछा कि जीरो का डिस्टेंस क्या होगा, मैंने बस इतना पूछा। तो आप सभी को तो पहले से पता है कि जब भी हम लोग डिस्टेंस नापते हैं रियल नंबर पे तो हमेशा कहाँ से नापते हैं, जीरो से। इसलिए आप सभी ने बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे दिया कि 2 यूनिट। उसी तरह मैंने पूछा कि 1 का डिस्टेंस कितना है, तो आपने फिर से जवाब दे दिया 1 यूनिट। चूँकि आपको यहाँ पे पता था कि यहाँ पे हम जब भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं तो हमारा रेफरेंस वैल्यू क्या रहता है, जीरो रहता है। लेकिन जब हम यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहे थे इस कार्तीय तल में, तो आपको कन्फ्यूजन क्यों हो रहा था? क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं मालूम था कि यहाँ पे हम रेफरेंस वैल्यू किसको लें। यहाँ पे तो हमें सिखाया गया था कि एक रियल नंबर लाइन है तो हम इस जीरो को रेफरेंस वैल्यू लेंगे। लेकिन अब तक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बना है वह हमारे रियल नंबर लाइन से बना है। लेकिन मैंने ये तो नहीं आपको बताया कि इस पूरे कार्तीय तल पे हमें कौन सा रेफरेंस वैल्यू लेना है किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम वही सीखते हैं। अभी हमने आपसे पूछा कि मान लीजिए आपको इस कार्तीय तल पे इस वाले पॉइंट को दर्शाना है, इसके लोकेशन के बारे में बताना है, या कहिए इसके डिस्टेंस के बारे में बताना, जो मैंने अभी पूछा आपसे कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो इसका डिस्टेंस आप कब बता पाओगे? जब आपको इसका कोई रेफरेंस वैल्यू पता हो कि किसके रेफरेंस में आप पूछ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने रियल नंबर लाइन में देखा कि जैसे हमने आपसे डिस्टेंस पूछा तो आपने झट से उसका जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको रेफरेंस वैल्यू पता था कि हम लोग किस रेफरेंस से इसका डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इस पूरे जो कार्तीय तल में जो हम लोग रेफरेंस वैल्यू लेते हैं वो कोई अलग नहीं लेते हैं, हम लोग यहाँ पे भी उसी पॉइंट को लेते हैं जो हम लोग रियल नंबर लाइन में लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी हम लोग जीरो को ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये जीरो को यहाँ पे जीरो लिखना भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे इसको हम यदि हम क्रमबद्ध युग्म के फॉर्मूले और यहाँ पे आप जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इस रियल नंबर लाइन का जीरो और इस रियल नंबर लाइन का जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहा है, तो आप सिर्फ जीरो भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस जीरो को एक और तरीका से लिखा जा सकता है जो कि क्रमबद्ध युग्म की तरह लिखा जा सकता है। जैसे पहले हम इस वाले रियल नंबर लाइन का जीरो लिखेंगे, फिर हम इस वाले रियल नंबर लाइन का जीरो लिखेंगे कॉमा डाल के, यानी 0,0। इसको हम लोग सदैव हमेशा रेफरेंस वैल्यू मानेंगे जब भी हम इस कार्तीय तल पे किसी भी लोकेशन के डिस्टेंस के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जिस प्रकार से हम लोग रियल नंबर लाइन में जीरो को रेफरेंस वैल्यू मान के हर एक संख्या का डिस्टेंस मेजरमेंट करते थे, उसी प्रकार हम लोग जब भी कार्तीय तल पर डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग इस पॉइंट का, यानी ये जो कोइंसाइड कर रहा है हमारा जीरो, इसको रेफरेंस वैल्यू लेके अपने डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे। तो ये तो हमने सीख लिया। अब सवाल उठता है कि
जैसे कि हम लोग यदि रियल नंबर लाइन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते थे। यहाँ पे हमने आपसे पूछा क्या है 2 का डिस्टेंस कितना है, तो आपने क्या किया 0 से उसका मेजरमेंट किया, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 2 यूनिट, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा 2 यूनिट। इसीलिए आपने इसका जवाब दे दिया कि ये 2 यूनिट की दूरी पर है। यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ 0 से 1 1 यूनिट है, 1 से 2 1 यूनिट है, तो 1 + 1 2 यूनिट, ऐसे आपने इसका जवाब दिया। तो ये तो हमारा वन डायमेंशनल में था, 1D में था, इसलिए हमने इसका जवाब बिल्कुल आसानी तरीक़ा से दे दिया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रियल नंबर लाइन था, इसलिए हम ऐसे यहाँ पे जोड़ दिए 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट। लेकिन यदि हम कार्तीय तल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सिर्फ एक रियल नंबर लाइन नहीं है बल्कि दो है। तो यहाँ पे इस पॉइंट और इनफैक्ट रियल नंबर लाइन पे जब ये पिछले स्लाइड में देख रहे थे वहाँ पे हर संख्या हमारे रियल नंबर लाइन पे ही एग्जिस्ट कर रहा था, रियल नंबर लाइन के बाहर कोई नहीं था। लेकिन यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा संख्या आपको नहीं मिलेगा जो कि इस रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जो भी संख्या आपको मिलेगा वो इस स्पेस में नहीं मिलेगा, इस कार्तीय तल में मिलेगा आपको, जो कि मैं पॉइंट के माध्यम से दर्शा रहा हूँ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जैसे कि हम रियल नंबर लाइन में ऐसे 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट फिर ये सारी यूनिट को ऐड करके इसका जवाब दे देते, तो यहाँ पे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा ऑरेंज कलर का ये तो इस रियल नंबर लाइन पे लाई ही नहीं कर रहा है ही नहीं, तो कैसे हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो आइए हम इसको सीखते हैं। किसी भी पॉइंट का मेजरमेंट करने के लिए यदि वो कार्तीय तल पे, तो आपको पहले 2 काम करना है। सबसे पहले वह पॉइंट से आपको सीधी रेखा इस प्रकार का यानी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लेना है, डॉटेड लाइन से इस प्रकार से हल्का सा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक पूरा लाइन आपको दिखा रहा हूँ। आप जब भी अपने कॉपी पे करो तो आप हल्का पेंसिल से करो या फिर ऐसे डॉटेड लाइन से करो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए पूरा लाइन कर रहा हूँ। जब आप ऐसे कर लोगे तो जो भी यहाँ पे ये जो आपका लाइन रहेगा वो जो भी एक्स एक्सिस पे जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस पे जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का आप डिस्टेंस यहाँ 0 से मेजरमेंट कर लो और जो वो आएगा उसी वही आपका इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, तो हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ हमारा एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से हम 0 से फिर से मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये तो हमारा जो बन गया, ये जो हमारा केस बना ये तो पहले वाला ही बन गया रियल नंबर लाइन पे, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने आप में रियल नंबर है, यहाँ पे 0 है और ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। अब बहुत ही आसानी से आप इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं 0 से ऐसे करके। तो मान लीजिए ये पॉइंट कितना आया 3 यूनिट आया, यानी यहाँ से यहाँ पर कितना आया 3 यूनिट आया। उसी तरह हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे। अब फिर से वाई एक्सिस अपने आप में एक रियल नंबर लाइन है, तो फिर से हम यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट कर लेंगे। मान लीजिए ये हमारा 2 यूनिट आया, ठीक, ये 3 यूनिट आया एक्स एक्सिस वाला, अब वाई एक्सिस वाला हमारा 2 यूनिट आया। तो हम क्या आंसर में देंगे कि जो हमारे पॉइंट है वह एक्स एक्सिस से 3 यूनिट पे है और वाई एक्सिस से 2 यूनिट पे है। यानी कि कार्तीय तल में जब भी हम लोग किसी भी डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो वो हम लोग दोनों के रेफरेंस में, यानी एक्स एक्सिस के रेफरेंस में भी और वाई एक्सिस के रेफरेंस में भी उसका जवाब देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बताया है कि 0 इस पॉइंट के रेफरेंस यानी 0 को रेफरेंस में लेते हुए हमें किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के एक उदाहरण की तरफ। यदि आप इस फिगर को देखोगे तो इस फिगर में आपसे पूछा गया है कि आप पॉइंट P और पॉइंट Q का डिस्टेंस बताइए। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका जवाब अपने कॉपी पे लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा और यदि आपने इसे डिस्टेंस लिखा होगा तो आपने इसका जवाब भी सही लिखा होगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करने की इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हमें P और Q का डिस्टेंस निकालना है, और अभी हमने सीखा कि हम जब भी कार्तीय तल पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हम लोग 0,0 से निकालते हैं, जो कि दोनों रियल नंबर लाइन का इंटरसेक्शन होता है।
और एक बात, ये जो 0,0 होता है, दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होता है, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? ओरिजिन। इसको हम लोग ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने सीखा कि हम कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, तो 0,0 से। उसके बाद हमने सीखा कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस नापने के लिए कार्टेशियन पे सबसे पहले हम उस पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और फिर एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। यह अभी हमने सीखा। तो चलिए, यहाँ पे आपको फिगर में पहले से खींच के दिया हुआ है, तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे हमें पी का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पी से सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइन खींचा और उसको एम नाम दे दिया, जहाँ भी वो इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी एम। अब उसी तरह पी से फिर हमने वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा और उसका नाम जहाँ भी वो इंटरसेक्ट किया, तो उस पॉइंट का नाम हमने एन दिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पी एन। अब हमने क्या कहा था कि ये तो हमारा काम हो गया लाइन खींचने के बाद। वो जैसे हम लोग हमें वो पॉइंट मिल जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जहाँ भी वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही ये पॉइंट एम पॉइंट इस एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया, तो ये फिर से हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है वो अपने आप में एक रियल नंबर लाइन है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, अब हमें पी का नहीं बल्कि एम का डिस्टेंस लेना है। कहाँ से? तो 0 से। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी तरीका से एम का डिस्टेंस 0 से ले सकते हैं। वो कितना हो सकता है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ एम का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 यूनिट। उसी प्रकार से यदि हम ओ एन का डिस्टेंस निकालना चाहे तो वो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, पी से दोनों तरफ परपेंडिकुलर लाइन खींचा और जहाँ भी वो लाइन इंटरसेक्ट किया उसका डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से निकाल लिए। अब हमारा ये ओ एम कितना आया? 4 यूनिट। ओ एन कितना आया? 3 यूनिट। अब हम लोग कहेंगे कि जो पी का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट है और वाई एक्सिस से 3 यूनिट है। उसी प्रकार से हम लोग क्यू का डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि उसी प्रकार होगा कि सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, फिर वाई एक्सिस पे खींचेंगे और फिर हम लोग ओरिजिन से उसका डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा सा हम लोग इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने इसे किस प्रकार से सॉल्व किया है। इससे आप सीख जाओगे कि हमें अपने एग्जाम में हमें अपने नोटबुक पे इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ बिल्कुल एक लैंग्वेज की तरह इसे एक्सप्लेन किया गया है, चूँकि मैंने अभी आपको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे आप देखिए पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु पी की लांबिक दूरी जिसे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, जो कि हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस था और पॉजिटिव वाई एक्सिस था, धनात्मक दिशा में मापा गया है, जो कि यह क्या है? पी एन इक्वल टू ओ एम इक्वल टू 4 एकक है, यानी 4 यूनिट है। अब पी एन ये है और ओ एम ये है। अब देखिए हमने ओ एम का डिस्टेंस नापा था, क्या था? 4 यूनिट। और यही हमने कहा था कि हमारा जो पी एम होगा वो कितना होगा? 4 यूनिट। अब देखिए कि पी एम जितना लंबा है उतना लंबा तो पी एन भी है, सॉरी जितना लंबा ओ एम है उतना लंबा तो पी एन भी है, यानी दोनों आपस में इक्वल है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पी एन इक्वल टू ओ एम इक्वल टू 4 एकक यानी 4 यूनिट है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट है कि एक्स अक्ष से पी की लांबिक दूरी जिसे वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है वो है पी एम इक्वल टू ओ एन इक्वल टू 3 एकक है, यानी 3 यूनिट है। यहाँ पे आप देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा गया था और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से नापा गया कि पी एम इक्वल टू ओ एन इक्वल टू 3 यूनिट है। यहाँ पे भी फिगर से देख सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस में क्या है हमारा? ओ एन और पी एम दोनों कितना है? ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और दोनों कितना है? अभी हम लोग मेजरमेंट किए थे वो कितना था? 3 यूनिट। उसी प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु क्यू की लांबिक दूरी जिसे एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा यानी नेगेटिव डायरेक्शन में मापा गया है वो क्या है? ओ आर इक्वल टू एस के इक्वल टू 6 यूनिट है। यहाँ पे आप फिगर में फिर से देख सकते हैं
कि हमारा ओ यहाँ पे आर यहाँ पे है, तो ओ आर इक्वल टू एस क्यू है और वो कितना है 6 यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लाइन हमने परपेंडिकुलर क्यू से ड्रा किया है एक्स एक्सिस पे, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये -6 पे कर रहा है और डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव में नहीं लेते, इसलिए यहाँ पे 6 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार से यदि हम लास्ट वाला पॉइंट को देखें कि एक्स अक्ष से बिंदु क्यू की लंबिक दूरी जिसे वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में मापा गया है वो कितना है, वो है ओ एस इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू 2 एकक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हम लोग वाई एक्सिस की तरफ मेजरमेंट किए हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे ओ एस और आर क्यू दोनों आपस में इक्वल है और वो कितना है 2 यूनिट है। यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे क्यू से वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर जो ड्रा किया था वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और चूंकि हम लोग डिस्टेंस 0 से मेजरमेंट करते हैं और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ माइनस हटा देते हैं और सिर्फ 2 यूनिट लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने समझाया उसके साथ साथ ये जो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर से हम लोग अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।